गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज पता लगा है कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के बारे में नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। और बहुत बड़ा पॉइंट कि आप लोग ने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और साथ में आप घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। इससे आपके द्वारा और लोगों की भी हेल्प हो जाए जो मेरे फ्री वीडियो रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैक्सिमम मेरे फ्री वीडियो ही रहते हैं, बहुत कम पेड रहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कुछ जैसे वीडियोज़ रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो फ्री वीडियोज़ रहते हैं। और जल्दी ही मेरा जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उनके बारे में टेस्ट सीरीज भी जल्द ही आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है रत्नेश क्लासेस, यूट्यूब चैनल का नाम है रत्नेश CS। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम रत्नेश CS है। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये परीक्षा है, प्राथमिक चयन परीक्षा, शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, दो प्रकार की परीक्षाएं MP में होती हैं आजकल, एक चयन परीक्षा और एक पात्रता परीक्षा। इसके पहले जो बात हुई थी वो मिडिल माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, ये प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, तो इसमें क्लियर मेंशन है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ष 2020-24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अगर पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो भैया 2024 में जिनने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है वो इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका ऑनलाइन आवेदन पत्र। मेन पॉइंट ये है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 18 जुलाई, अंतिम तिथि 1 अगस्त, 12 दिन है आपके पास। आवेदन पत्र संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 18 जुलाई और संशोधन करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त। ठीक है, संभावित परीक्षा दिनांक रहेगी 31 अगस्त 2025 से प्रारंभ, मतलब कि ऑनलाइन CBT मोड में रहेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन CBT मोड में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा, पूरे सिलेबस की टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एंड फुल टेस्ट सीरीज। ठीक है, और इसके लिए आप जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन भी कर लें, जिससे आप उस टेस्ट सीरीज को यूज कर पाएँ। 31 अगस्त के तो यदि परीक्षा चालू होती है तो हमारे पास अभी आज है 11 जुलाई, लगभग 50 दिन है हमारे पास। 50 दिन का हम है ना तैयारी कर सकते हैं। 50 दिन यदि हम टाइम टू टाइम मॉड्यूल वाइज बना के टॉपिक टू टॉपिक और कुछ टाइम के लिए शेड्यूल बना के तैयारी करें तो 50 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, 50 दिन कोई कम नहीं होते हैं। और मेरे गाइडेंस में रहेंगे आप तो आपको 50 दिन में एक अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब सीधी भर्ती है तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये, मध्य मूल निवासी के लिए 250 रुपये। ठीक है, UBWS वगैरह सभी के लिए। और बैकलॉग पदों के लिए तो कोई शुल्क नहीं। 31 अगस्त को 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली है और द्वितीय पाली है। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं। अब इसके बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा परीक्षा है। ठीक है, इसका नाम है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025, जनजाति यानी ट्राइबल और स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, ट्राइबल। अब इसके बाद इसमें अध्याय दिए हुए हैं और ये अध्याय के सरल क्रमांक दिए हैं, अध्याय विवरण हुए। ठीक है, तो ये क्लियर विषय सूची यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरह से हम ये पूरा पॉइंट देख लेंगे, जो जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन अध्याय हैं जो एक लोगों को जानना ज़रूरी होता है। और पाठ्यक्रम हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और बाकी हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। मेन पॉइंट्स तो आप समझ ही गए होंगे। मेन पॉइंट यही रहता है कि भाई फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि कब से कब तक है, अंतिम तिथि, संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, ये सब मेन पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तो इसके बाद जैसे अध्याय 1 है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं, क्लियर लिखा है। एक तो विभागीय नियम और रोस्टर, ठीक है। दूसरा अध्याय है मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं। यहाँ जनजाति ट्राइबल का विभागीय नियम और रोस्टर, सिंपल सी। तीसरा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा संचालन नियम, तो जब परीक्षा संचालित किस नियमों से होगी वो नियम। चौथा है पाठ्यक्रम और पांचवा है बैगा शहरिया और भारिया के लिए डायरेक्ट फॉर्म बनना, तो उसके लिए एक अलग से ऑफलाइन आवेदन पत्र, ठीक है। तो जिस पॉइंट्स पे अपन सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे वो परीक्षा संचालन नियम और पाठ्यक्रम, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। आपको पता ही है वो सिंपल सी बातें हैं, जिसमें इतने पद हैं, इतने रिजर्वेशन के इतने पद हैं, फिर पर्टिकुलर ओरिएंटल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अध्याय 1 माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं। तो अध्याय 1 है ये, ठीक है। पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक प्रथम श्रेणी तृतीय श्रेणी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसमें पॉइंट्स क्या है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिकता भर्ती नियम 2018 एवं समय पर संशोधित नियमों के नियमानुसार नियम 8 की अनुसूची 3 के निम्नांकित अर्हता निर्धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2025 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं मार्ग गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। तो कौन सी निम्नांकित योग्यता है? कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, ठीक है। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष NCT विनियम 2 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष NCT विनियम 2002 के प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति SC ST OBC और EWS के लिए मतलब PWD के लिए 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। किसमें? आयकारी अंकों में। अनुसूची उपाधि आयु सीमा, ठीक है, न्यूनतम 21 वर्ष, ये इसकी अधिकतम आयु और अधिकतम शिक्षक के लिए आयु सीमा दी गई है, ठीक है। ये सब ठीक है, मेन जो बातें हैं वो मैंने बताई हैं, ठीक है। ये इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, ठीक है, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। परीक्षा और अवधि और वेतन अवधि के बारे में भी बताया गया है, उतना है ना, ठीक है। इसके बाद स्कूल शिक्षा की कुल रिक्तियां हैं 10,150, ठीक है। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की तैयारी, ठीक, प्रक्रिया, ठीक है, ओके। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करेंगे तो आपको उसके हिसाब से आपको कुछ भी क्यूरी होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपकी क्यूरी का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैसे पदों की आरक्षण तालिका, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा रिक्त पदों की आरक्षण तालिका प्राथमिक शिक्षक गैर अतिथि। अब इसके बाद आती है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद हेतु जनजाति कार्य विभाग में 2 प्रकार के पद हैं, प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी, और वही सब बातें जो पहले थी।
और प्राथमिक शिक्षक हेतु और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु। स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा विभाग में भी है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। पद का नाम क्या है? हाँ, प्राथमिक शिक्षक है। ठीक है, तो जनजाति प्राथमिक शिक्षक केवल किस में है? स्कूल शिक्षा विभाग में। और जनजाति कार्य विभाग में 2 प्रकार के शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं वहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर दूँगा। उसके बाद आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, ये क्वेरी कर के आपका समाधान वहाँ पे कमेंट के साथ कर दिया जाएगा, या आप मुझे क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अध्याय 2 के बारे में यही बात है ना। तो प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक 2 प्रकार की इसमें पद हैं। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान सीधी भर्ती, बैकलॉग, अति शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान सीधी भर्ती, बैकलॉग, ग्रेड अतिथि। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान सीधी भर्ती, अति शिक्षक, इस टाइप से कई प्रकार के कोड हैं। ठीक है, इस बारे में आप लोग मुझसे क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अध्याय 3 है मध्य कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। तो मेन पॉइंट है अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभांति अध्ययन कर उपरांत ही आवेदन पत्र भरें। ठीक है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। परीक्षा हॉल में ले जाने वाली सामग्री, ऑनलाइन CBT मोड में एग्जाम होगा। ठीक है, प्रवेश पत्र मिलेंगे, परीक्षा प्रवेश पत्र होगा, मूल्यांकन पद्धति, सही उत्तर पर 1 अंक, और ऑनलाइन CBT मोड में होगा। तो ये बात क्लियर है, ऑनलाइन CBT मोड में होगा तो आप लोगों को जो मेरे ऐप पर टेस्ट सीरीज मिलेगी वो आपको CBT मोड में ही रहेगी, जिसमें आप मेरी टेस्ट सीरीज का यूज करके अपने तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जो पैटर्न आपका फाइनल एग्जाम में रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों का विवरण। ठीक है, क्या क्या दस्तावेज होंगे? अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि, आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की अंक सूची, SC/SC प्रमाण पत्र, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, अतिथि चौकल के जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांग के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बोनस यदि NCC का प्रमाण पत्र बोनस के लिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आप थोड़ा सा जल्दी कर लेना, जैसे ही 18 जुलाई को आवेदन पत्र चालू हों ऑनलाइन SB की वेबसाइट पे, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, टाइम का वेट ना करें। आज 11 तारीख हो चुकी है और 18 तारीख 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। अब जल्दी से जल्दी लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट 12 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी वैसे भी, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन पत्र भर दें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए इंटरनेट कॉफ़ी द्वारा भर सकते हैं, कियोस्क द्वारा भर सकते हैं और स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी भर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी थोड़ा ध्यान रखें कि कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप इस फॉर्म का काम जल्दी से जल्दी भर दें। कई बार हमारा जो अटैम्प्ट है वो चूक जाता है, हमारा फॉर्म नहीं भर पाता, फॉर्म कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। इन सब बातों को देखते हुए आप थोड़ा सा टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आवेदन पत्र भरने की समय तिथि। ठीक है, 18 जुलाई से 1 अगस्त, 15 दिन। ठीक है, और संशोधन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि 18 जुलाई से 6 अगस्त तक, तो कुल 20 दिन दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण 31 अगस्त से प्रारंभ होगी, 2 घंटे का टाइम रहेगा। प्रथम पाली 2 घंटे की और द्वितीय पाली 2 घंटे की, 10:30 से 12:30 और 3 से 5। परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर रहेंगे। उत्तर सुनकर कोले को कंप्यूटर की माउस की सहायता से शेयर। परीक्षा शुल्क 500 रुपये, 250 रुपये। ठीक है, बैकलॉग के लिए यानी बैगा सरिया वाले के लिए कोई शुल्क नहीं। ठीक है,
और इसके बाद संशोधित करने पर शुल्क दिया होगा 20 रुपये 40 रुपये। परीक्षा शहर टोटल 12 परीक्षा शहर रहेंगे। अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ठीक है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर नहीं है क्या? ग्वालियर का आंसर दिया ही नहीं है। अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, जो रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ग्वालियर दिया ही नहीं है। ठीक है भाई। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश कि पहले मॉडल कुंजी दी जाएगी, फिर अंतिम कुंजी दी जाएगी। अंतिम कुंजी के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट ईएसबी की साइट पर हो जाएगा आपका वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए आप है ना पूरी तरह से तैयार रहें, है ना। और एक बात क्लियर मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कुछ लोगों को नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा, परीक्षा के साथ ही बहुत सारे इसमें विधि संगत आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। इन सब चीज़ों से हमें विचलित नहीं होना है। ये सब हमेशा चलता रहेगा और आज से नहीं, जब से परीक्षा का संचालन चालू हुआ है पूरे इतिहास भरा पड़ा है इस सब से। यदि हम बात करें, अमेरिका में पहले लूट प्रणाली से नियुक्तियां होती थी। लूट प्रणाली मतलब किसी के पास पैसा है तो वो लूट लेगा भर्ती परीक्षा, भर्ती। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो किसी वो क्या बाहुबल से लूट लेगा। तो इस तरह से ये इतिहास भरा पड़ा है। तो ये सब चलता रहेगा और ये सामाजिक आप लोग समझ सकते हैं, सोसाइटी में ये रियलिटी है, इसको हमें फेस करना पड़ेगा। तो इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। दूसरे लोगों से हम कैसे बेहतर बने ये कर सकते हैं, यही केवल अपने हाथ में है। अब तुम कह रहे हो कि पेपर लीक हो गया, पेपर सेटिंग हो गई और पेपर तो पूरा का पूरा फ्रॉड हो गया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है ना। इन बातों से करने से हमारा काम चलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा काम ये रहता है। एक बार शाहरुख खान ने कहा था, बहुत अच्छा कोट कहा था कि मेरा कंपटीशन मेरे से रहेगा, मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं रहेगा। और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, अपना कंपटीशन अपने से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये पूरा मेन पॉइंट है और मेन चीज़ है जो जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। ऊपर वाला कॉलम में सबसे पहला कॉलम है भाग, फिर विषय वस्तु, फिर प्रश्नों की संख्या और कॉलम। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपका फुल टेस्ट बनाए जाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट इसके सिलेबस के आधार पर रहेंगे। ठीक है, आप लोग मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और इस तरह का असेसमेंट हम सिस्टम बनाएंगे जिससे आप लोगों को बहुत 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 फ़ायदा होगा। और चूँकि 31 अगस्त से एग्ज़ाम चालू है तो जल्द ही मैं कोशिश करूँगा एक हफ्ते के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज में ओपन कर दूँ और साथ में आपके वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएं। कोर्स जल्दी ही लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ डेमो लेक्चर मेरे उस पर अवेलेबल भी हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं सिलेबस को। भाग, विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक। तो भाग 1 है हिंदी भाषा, 15 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 15 रहेंगे। अंग्रेजी भाषा 15 प्रश्न रहेंगे, 15 अंक रहेंगे। गणित 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक रहेंगे। विज्ञान के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक रहेंगे। और सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक रहेंगे। यानी जितने क्वेश्चन उतने अंक। ठीक है, तो समान वेटेज है, सिंपल सा पेपर बात है। और सोशल साइंस के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और विज्ञान के भी पोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप सोचते हो कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बिना अच्छे मार्क्स लाए इसमें सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा। हाँ, ये है कि हिंदी तो लोग कर लेते हैं, अंग्रेजी में प्रॉब्लम आती है, तो अंग्रेजी के लिए भी हम स्पेशल आपको क्लासेस मिलेगी जिससे आपकी अंग्रेजी के लिए आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पात्रता परीक्षा में आपने देखा होगा कुछ ऑप्शन रहते हैं कि आप भाषा 1 में कौन सी सिलेक्ट करते हो, भाषा 2 में कौन सी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, क्लियर लिखा है सभी अनिवार्य।
हिंदी के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, विज्ञान के 30 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन ऑन। ठीक है, तो अब अगला हमारा जो टेस्ट सीरीज रहेगा इसी बेसिस पर रहेगा, और मेरा टेस्ट सीरीज इसी टाइप से मैं जो भी ये इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो टॉपिक वाइज हिंदी भाषा के जो सिलेबस के ऐसे 15-15 क्वेश्चन के में टेस्ट पेपर्स रहेंगे, जिससे आप वो प्रैक्टिस भी कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और जो फुल टेस्ट सीरीज रहेगी वो पूरा सिलेबस के आधार पे इसी पैटर्न पर रहेगी। ठीक है, तो जल्दी ही मैं एक डेमो टेस्ट, इसका फुल टेस्ट, डेमो टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो फ्री रहेगा। ठीक है, विषय हिंदी सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं और संकल्पनाओं की गहन का आकलन किया जाएगा। यहाँ बात समझ लीजिए, सिलेबस में सब कुछ मेंशन रहता है, बस सिलेबस को हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि हम नोटिफिकेशन को ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। आप लोग कम से कम जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके कुछ वीडियो और भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। जैसे मेरा टॉक शो हुआ था 16 दिसंबर को, तो उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। हो सकता है इस वीडियो में ये बातें ना कर पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, फिर वीडियो बड़ा भी हो जाता है और सब बातें क्लियर करना मुश्किल होता है। लेकिन मेन पॉइंट इसमें ये भी कहा है कि आप सिलेबस को लिख लें, तो आप आज से ही सिलेबस लिख लें। ठीक है, तो विषय हिंदी सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं, संकल्पनाओं, कहाँ तक 12 स्तर, मतलब क्लास 12 तक की आपको हिंदी का अध्ययन करना होगा। गहन समझ, गहन लिखा है यहाँ पे, क्लियर लिखा है गहन, यानी कि डीप। ठीक है, तो अब आप तैयार रहो कि मतलब 12 तक की तैयारी आपको करनी है। हिंदी के 12 तक की सिलेबस की तैयारी आप अच्छे से कर लें, और आपके पास किताबें हैं और आप NCERT किताबें डाउनलोड करके वैसे भी ऐप से पढ़ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी किताबों का एक अलग अलग वीडियो बना दूं हिंदी की, क्लास 1 से लेकर 12 तक, या जैसे सिलेबस को यदि हम आधार मानते हैं तो भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को एक चीज़ और होगा, मेरे कोर्स की एक विशेषता ये भी रहेगी, कुछ के हम टॉपिक्स के टेस्ट सीरीज रहेंगे और कुछ के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। तो कुछ के जिनके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे उनकी टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, और जिनके टेस्ट सीरीज रहेगी उनके वीडियो लेक्चर्स नहीं रहेंगे। जिससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी कुछ कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मेरी टेस्ट सीरीज से उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी तैयारी का, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर से तैयारी आपकी नहीं है। एक बात और मैं बता दूं कि वीडियो लेक्चर्स एक सिंपैथेटिक माध्यम रहते हैं आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। लेकिन आप यदि कहें कि सारे क्वेश्चन पे में टेस्ट वीडियो लेक्चर से ही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है। टेस्ट सीरीज का माध्यम होता है कि आप अपनी तैयारी कर सकें, और अपनी तैयारी के लिए आप अपना लेवल भी हाई रख सकें, आपके लिए अच्छे अच्छे कठिन क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन लेके आ सकें। और सिलेबस के माध्यम से, हालांकि आप यदि सिलेबस भी जो रहता है उसका भी अब गहन अध्ययन कर लें, तो आप कंपटीशन की मार्केट में बहुत आगे निकल सकते हैं। इकाई 1 अपठित गद्यांश व्याख्या। तो अभी हम सिलेबस को अच्छे से देख रहे हैं। आज ये वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पूरा कवर मैं करूँगा सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग अभी वीडियो में बने रहें, है ना। तो वीडियो में बने रहें आप लोग। ठीक है, ये पूरा वीडियो लेक्चर्स पूरा कंप्लीट रहेगा, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा सिलेबस को समझने में। विषय हिंदी, ठीक है, इकाई 1 है अपठित गद्यांश। इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज। जो मैंने बात कही ना, ये अवधारणाओं संकल्पनाओं की कंप्रेंशन बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में क्या रहेगा? व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक एवं साहित्यिक। तथ्यात्मक भी रहेगा, वर्णनात्मक भी रहेगा और साहित्यिक भी रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा समझते, वर्णनात्मक निबंध, तथ्यात्मक निबंध और साहित्यिक निबंध। ठीक है, सामाजिक निबंध। अगला है अपठित गद्यांश पद्यांश। भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छी हो जाएगी। और आप हिंदी के लिए तो आप चिंता ही मत करो, आप ये समझ लो
की बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि मैं एक कवि हूँ और साहित्यकार हूँ। मेरी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी 28 जून को साहित्य सेवा रत्न अवार्ड भी मैं ले चुका हूँ। भारत काव्य रत्न सम्मान, रूहानी कलम सम्मान, सम्मान पत्र वगैरह भी मिल चुके हैं। इस बारे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इकाई 2, हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान मतलब हिंदी वर्णमाला में अक्षर स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। वर्णों के उच्चारण स्थान, ये क्या है, जो भी वर्ण होते हैं उनके उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, स्पेलिंग्स, हिंदी में इसको वर्तनी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग्स बोलते हैं। संज्ञा, लिंग, प्रवचन तथा कारक, ठीक है। कारक 8 कारक होते हैं। वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, फ्रेज। तो इकाई 2 ये हो गई। अब इकाई 3, इकाई 3 में है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना होता है ना, SOV हिंदी का। वाक्य के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कैसे भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर नकारात्मक, सकारात्मक, प्रश्नात्मक, ठीक है। वाक्य विश्लेषण एवं संश्लेषण एवं रूपांतरण, ठीक है। विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है। तो एनालिसिस और सिंथेसिस, ठीक है। तो एनालिसिस क्या होता है, तोड़ना। संश्लेषण माने जोड़ना, इतना समझ लो। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, आप लोग मुझसे अलग से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको केवल नोट्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, वो नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और मैं नोट्स तैयार करता ही हूँ सिलेबस के माध्यम से, बिल्कुल एक अच्छे साइकोलॉजिकल स्टाइल नोट्स, और बिल्कुल सिलेबस के आधार पे नोट्स आपको बिल्कुल बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विथ स्पाइरल बाइंडिंग, ठीक है। अब बाकी से इकाई 3 के बाद सब्जेक्ट इंग्लिश। तो मैंने कहा, जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि 15 क्वेश्चन हिंदी भाषा से आएंगे, और ये 3 यूनिट रहेंगी। यदि ये 3 यूनिट रहती हैं और 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट द हायर सेकेंडरी लेवल। जो हिंदी में लिखा था उसको इंग्लिश में लिख दिया कि हायर सेकेंडरी लेवल की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। यूनिट नंबर 4, रीडिंग, अनसीन पैसेज, पोएट्री, प्रोज, पोएट्री, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, टू असेस कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। एक बात और मैं क्लियर बता दूं, ये सब कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आप हिंदी के 3 यूनिट कर लें या इंग्लिश की 3 यूनिट 4-5-6 कर लें। वो क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये टोटल भाग रहेंगे और ये कंपलसरी रहेंगे। ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा है। इसके अंदर सब कुछ उन्होंने कंपलसरी कर दिया। तो यूनिट 4 आपका समझ में आ गया होगा, टू असेस कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरफ्रेंस एंड वोकाबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। यूनिट 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स आगे लगता है कि सफिक्स पीछे लगता है, इसके लिए अपन कई बार भूल जाते हैं प्रीफिक्स माने क्या होता है, सफिक्स माने क्या होता है। याद रख ले, पी पहले आता है तो आगे जो आगे लगता है वर्ड के वो प्रीफिक्स है, एस बाद में आता है तो सफिक्स है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रोपोजिशन, कंजक्शंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स। बहुत सिंपल सी बातें हैं। प्राथमिक 5वीं क्लास के बच्चे को ये सब कुछ आता है, आपको रिवीजन करना है। और एक बात और मैं मान के चलो
कंपटीशन में किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कंपटीशन में कि कुछ चीज़ों को हम कम आंक देते हैं, अरे हमें तो आता ही, तो बच्चों जैसी बातें हैं। वो बच्चों जैसी बातें ही सिलेक्शन रोक देती हैं। वहाँ पे अब कई बार तो ये लगता है कि यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो मैं मेरी मेरी तौहीन हो रही है इस क्वेश्चन को पूछ के। फिर तौहीन वो तुम्हारी फिर कंपटीशन से बाहर होकर तौहीन हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को कम बड़ा छोटा ना समझें, सबको बराबर इम्पोर्टेंस दें और मेहनत करें। मेहनत के बाद करने के बाद भी दूसरे ऑप्शन भी रखें, लेकिन ये बात मान के चले यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपकी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी। और एक चीज़ और होती है कि धीरे धीरे यदि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आपको कोई कहेगा नहीं पढ़ो, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और मेरा गाइडेंस का यही मतलब रहता है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा जो आप स्कूल लेवल पे नहीं कर पाए किसी कारण से। होने तो चाहिए थे, लेकिन देख रहे हो ना सोसाइटी में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, इस बारे में बात करूंगा तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। अभी इतनी सी बात समझ लीजिए कि आपको सिलेबस टू सिलेबस मेंशन करनी है और किसी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं समझना है। ठीक है, आपको हर गाइडेंस बढ़िया मिलेगा, आपकी हर क्वेरी का समाधान हमारे कोर्स में रहेगा और आप ये मान के चलिए कि बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी जीके का सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में पूरा जीके कवर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स। ठीक है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर वो मैंने कहा था आर्टिकल्स एंड डिग्रीज। आर्टिकल्स एंड डिग्रीज, आर्टिकल्स ए एंड द, और डिग्रीज, डिग्रीज होती हैं सुपरलेटिव, है ना, और दूसरे नंबर कंपैरेटिव और अफर्मेटिव, ऐसे करके होती है ना। ठीक है, यूनिट नंबर 6, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, यूनिट नंबर 6 में टेंस आ गया, एसबी आ गया, सब कुछ आ गया, काइंड ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, कंपाउंड। ठीक है, हाँ इसमें टेंस से है, वो नहीं है, क्या कहते हैं वो, स्पीच बॉयज, है ना, बेसिक बॉयज, एक्टिव बॉयज, और नरेशन भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा सिलेबस है। ठीक है, आपको अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद इकाई नंबर 7, और यहाँ से गणित बोला है, तो गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 20 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन के लिए इकाई नंबर 7, इकाई नंबर 8, और इकाई नंबर 9, इकाई नंबर 10, और फिर इसी का इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, या हो सकता है कि ऑप्शनल लेवल पे भी टेस्ट सीरीज मिल जाए। ठीक है, तो हम चूँकि अभी हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं तो हम केवल हिंदी मीडियम के सिलेबस की बात कर लेंगे। और बस कुछ नहीं, आपने सब कुछ सब पढ़ा है, और कुछ ज़्यादा पढ़ा है, कुछ अच्छा पढ़ा है, कुछ कम पढ़ा है। किसी को मैथमेटिक्स तो फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन जब 11th-12th में आए तो पता चला कि अरे अभी तो मैथमेटिक्स अब चालू हुआ है। जब इन साइंटिफिक मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मतलब वो वाला मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, उच्च गणित, हायर मैथमेटिक्स, तब पता चलता है अरे यार मैथमेटिक्स एक एक क्वेश्चन में फंस जाओ ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, तो अच्छे अच्छे की वाट लग जाती है। ठीक है, तो इकाई 7 पर देखते हैं हम। सबसे पहले इकाई 7 में संख्या पद्धति। इकाई 7 का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पैटर्न, मूलभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस इंटू, डिवीजन पर आंकिक प्रश्न, समय, माप और मुद्रा पर आंकिक प्रश्न, स्थायी मान, हिंदू अरबी अंक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्याओं की तुलना, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, रोमन संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, गुणनखंड और गुणज, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, संख्याओं की विभाज्यता की जांच, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, है ना,
कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपस, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, पूर्णांक, भिन्न, कॉमा दशमलव, कॉमा परिमेय संख्याएं, कॉमा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद है लिखा है अनुपात और समानुपात। इकाई 7 के अंदर ये सब कुछ है। अनुपात और समानुपात, राशियों की तुलना, अनुपात और समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, बीज गणित, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, ठीक है, बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंडन, बीजीय सर्वसमीकाएँ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। फिर इसके बाद है रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म ग्राफिक विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की गणितीय विधियाँ, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने वाले समीकरण, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्व बनाकर हल, पूलों की प्रकृति। यहाँ पे वही सिंपल सी बात है, अल्फ़ा और बीटा वाली बात है, और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये वो पॉइंट है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये इस तरह का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म से हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट नंबर 8, इकाई 8, ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति, सममितीय रेखाएं एवं कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति, सममिति रेखाएं एवं कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, दो कोणों के युग्म, समानांतर रेखाएं और त्रियक रेखा, एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं, त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज के गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, एक त्रिभुज में असमिकाएँ, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और पाइथागोरस प्रमेय। यूनिट नंबर 8। इसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध और मध्य बिंदु प्रमेय, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज, वृत्त, वृत्त और इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो दी हुई है 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी पर यहाँ इकाई नंबर 9, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति परिमाप और क्षेत्रफल, हैरो का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हैरो के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अनवन सी,
चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हैरो के सूत्र का प्रयोग। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हैरो के सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है। क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अब चतुर्भुज को दो त्रिभुज मान सकते हैं। एक त्रिभुज का हैरो को सूत्र से निकाल लिया, दूसरे सूत्र का हैरो का सूत्र से निकाल लिया, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हैरो के सूत्र में डाल दिया और दूसरे का डाल दिया और उसमें से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। या फिर दो बना लो और दो हैरो का सूत्र लगा दो, ये कर सकते हैं। यदि दोनों समान हैं तो एक का निकाल लो, दो का गुणा कर दो, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, यहाँ मेंसुरेशन है, 10th क्लास में हमने जो पढ़ी थी वो मेंसुरेशन, और ये कंपटीशन में भी यही मेंसुरेशन आती है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संबंधित आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन, ठीक है। ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के एक संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और शंकु का छिन्नक, ठीक है, इसे बोलते हैं। शंकु है उसका क्या, काटने के बाद वो बाल्टी जैसा हो सकता है ना, वैसा, ठीक है। इसका ही 10 लास्ट है ये, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, संचयी वार्यवर्ता बटन का आलेखीय निरूपण, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता प्रायोगिक दृष्टिकोण, प्रायिकता संधारित दृष्टिकोण, अध्यक्ष परीक्षण, घटना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पूरक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर विज्ञान का 7th इकाई 7, 8, 9 वही इंग्लिश मीडियम में दी हुई है, ठीक है। 10 7, 8, 9, 10। अब विज्ञान में 11 यूनिट, 12 यूनिट, 13, 14, 15, 16, ठीक है, और ठीक है, हाँ, ऐसे करके फिर सोशल साइंस की भी है ना, सोशल साइंस की 21, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। तो अभी हमने सिलेबस देख लिया हिंदी का, इंग्लिश का और गणित का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसी के बाद अगला वीडियो आएगा इसका सिलेबस का, हो सकता है कल आ जाए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमने लगभग वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए वही बात है कि आप लोग 18 जुलाई से फॉर्म भर दें और लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है। फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो तो संशोधन भी कर लें, लेकिन जो लोग भी इसके लिए 20 और 24 में, और उसके बाद जो पॉइंट्स पे एलिजिबिलिटी चाहिए, यदि आप उस पात्रता परीक्षा के अलावा इस एलिजिबल को क्वालिफाई कर रहे हैं और प्रॉपर आप देख लें, और तो उसके बाद है ना आप फॉर्म ज़रूर भर दें। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, किसी को कोई पूछना हो या किसी को डाउट हो, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नंबर जस्ट डायल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तुरंत अभी 1-2 दिन पहले ही, शायद कल या परसों में ही ये नोटिफिकेशन आया है MPSV का, और मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंतर्गत सबसे अच्छी बात है कि मेन पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए ही हैं जो अध्याय थे। इसके अलावा जो मेन पॉइंट होता है कि सिलेबस के बारे में एक अच्छी सी बात होनी चाहिए, वो हमने की है। तो हिंदी, इंग्लिश और गणित के बारे में इसमें बात कंप्लीट हो गई है, और साइंस और सोशल साइंस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।
वीडियो वहीं से चालू होगा, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और वीडियो हम सिलेबस साइंस और सोशल साइंस का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग ठीक है, और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, टेक केयर और बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।